न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के रूप में संबोधित करेंगी। 18वीं लोकसभा के दौरान पहली बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। अभिभाषण के जरिए राष्ट्रपति सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों का रोडमैप देश के सामने रखती हैं। साथ ही अभिभाषण में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया जाता है। संसद के दोनों सदनों की यह संयुक्त बैठक लोकसभा चेंबर में होगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दोनों सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। संसद के नए भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दूसरा अभिभाषण है। गौरतलब है कि 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के दौरान राष्ट्रपति ने संसद के नए भवन में संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद सत्तापक्ष संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेगी, जिस पर सदस्य चर्चा करेंगे। दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के अभिभाषण के करीब आधे घंटे बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अलग अलग शुरू होगी। दोनों सदनों में कार्यवाही के शुरू होते ही राष्ट्रपति के अभिभाषण को सदन के पटल पर रखा जाएगा। लोकसभा के जिन नवनिर्वाचित सांसदों ने अभी तक सदस्यता की शपथ नहीं ली है, उन्हें सदन में आज भी शपथ दिलाई जाएगी। 18वीं लोकसभा के सांसदों की शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। एनडीए प्रत्याशी ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला को ध्वनि मत से लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। विपक्षी दलों ने मत विभाजन का कोई मांग नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला का नाम लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। एनडीए के सभी दलों के नेताओं ने भी ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव रखा। लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद ओम बिरला ने पूरे सदन को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो निष्पक्ष भाव से सदन को चलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। पीएम मोदी ने ओम बिरला को बधाई देते हुए 17वीं लोकसभा में उनके अध्यक्ष पद के दौरान हुए उल्लेखनीय विधायी कामकाज का भी जिक्र किया। एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं ने भी लोकसभा अध्यक्ष को बधाई दी। विपक्ष के नेताओं ने भी ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की बधाई दी। इन नेताओं ने उम्मीद जताई कि सदन में सभी दलों के नेताओं को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। और इन सबके बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का पद मिल गया है। गौरतलब है कि 16वीं और 17वीं लोकसभा में कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं था। पिछले 2 लोकसभा के दौरान कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की संख्या नेता विपक्ष के लिए जरूरी सदन के 10% की न्यूनतम संख्या के आंकड़े से भी कम थी, जिसके चलते कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद हासिल नहीं हो पाया था। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होते ही ओम बिरला ने आपातकाल पर सदन में प्रस्ताव रखा। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव पढ़ने के साथ ही 2 मिनट का मौन भी रखा। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव पढ़ने के दौरान कहा कि 25 जून 1975 का दिन हमेशा के लिए काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल और उसके बाद की जाने वाली ज्यादतियों की कड़ी निंदा करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की सराहना की। पीएम ने लिखा कि मुझे खुशी है कि माननीय अध्यक्ष ने आपातकाल की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। उन्होंने आपातकाल के दौरान की जाने वाली ज्यादतियों को उजागर किया। पीएम ने लिखा कि लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी बताया कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया था। पीएम ने कहा कि उस दौरान कष्ट झेलने वाले लोगों के सम्मान में मौन धारण करना बहुत भावपूर्ण था।
पीएम ने साथ ही लिखा कि आपातकाल के दौरान होने वाली घटनाओं से पता चलता है कि तानाशाही कैसी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के निधन पर दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा, काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। डॉक्टर कुलपति जी ने दीर्घकाल तक बाबा विश्वनाथ की अनन्य भाव से सेवा की और आज बाबा के चरणों में ही लीन हो गए। उनका शिवलोक गमन काशी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। भारत रत्न और वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को बुधवार देर रात नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। 96 साल के लालकृष्ण आडवाणी को देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद एम्स के यूरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि फिलहाल लालकृष्ण आडवाणी की हालत स्थिर है। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे आडवाणी को इसी साल मार्च में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इससे पहले साल 2015 में वे पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएमईजीपी, एमवाईएसवाई, ओडीओपी और मुद्रा योजना के लाभार्थियों को ऋण वितरण और विश्वकर्मा श्रम योजना ओडीओपी और केवीआईबी के लाभार्थियों को टूल किट का भी वितरण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह लखनऊ में यूपी 112 के द्वितीय चरण के अंतर्गत वातानुकूलित हेलमेट वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज से महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। यह सत्र आज से 12 जुलाई तक चलेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फरवरी में महाराष्ट्र विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया गया था, जिसके बाद अब इस सत्र में 28 जून को यानी कि कल राज्य का बजट पेश किए जाने की संभावना है। सितंबर अक्टूबर में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा का यह आखिरी सत्र होगा। ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख के रूप में सैम पिट्रोडा के दोबारा नियुक्ति पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सैम पित्रोदा द्वारा नस्लवाद पर की गई टिप्पणी के कारण पद से हटाए जाने के कुछ समय बाद फिर कांग्रेस दोबारा पित्रोदा को नियुक्त करेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो 10 जुलाई 2024 को अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी की तीसरी डेमोन्स्ट्रेशन D3 उड़ान करने जा रहा है। ये रॉकेट इसलिए बनाया गया है ताकि मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की जा सके। इस रॉकेट की उड़ान से भारत सस्ती लॉन्चिंग की दुनिया में ऊंची छलांग लगा पाएगा। इस लॉन्चिंग के बाद एसएसएलवी को पूरी तरह से ऑपरेशनल रॉकेट का दर्जा मिल जाएगा। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तमिलनाडु के कलाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अध्यक्ष किशोर मकवाना ने पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने तमिलनाडु सरकार की राज्य में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए आलोचना भी की।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु के मुख्य सचिव और राज्य पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर इस घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि जहरीली शराब त्रासदी मामले में जब्त तक करने वाले मरने वालों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। केरल में भारी बारिश के कारण आज 6 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। जिन जिलों ने छुट्टियां घोषित की हैं उनमें पथनामथिट्टा, कोटायम, अलपुझा, इडुक्की, एर्नाकुलम और वायनाड शामिल हैं। केरल के कुछ जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पराग भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। इस बात की घोषणा नई दिल्ली में की गई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ पराग्वे के राजदूत फ्लेमिंग राउत दुवार्ते की बैठक के दौरान अनुमोदन सौंपा गया। मणिपुर और असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर मणिपुर में भूकंप की तीव्रता 4.5 और असम के कार्बी आंगलोंग जिले में 3.2 मापी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार का हिस्सा 1163 करोड़ रुपए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बजाय सीधे मुंबई मेट्रो रेल निगम को देने की मंजूरी दे दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने 15 सालों के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाए। ये राशि 7.36% की कूपन रेट पर जुटाई गई है। एसबीआई ने कहा कि राशि का उपयोग राजमार्गों, पावर प्लांट, बुनियादी ढांचे और किफायती आवास क्षेत्रों के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि इस निर्गम से लॉन्ग टर्म बॉन्ड कर्व विकसित करने में मदद मिलेगी और अन्य बैंकों को भी लंबी अवधि के बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। परियोजनाओं को कर्ज देने के आरबीआई के नए नियम को लेकर बैंकों ने वित्त मंत्रालय से गुहार लगाई है। वित्त मंत्रालय ने बैंकों और वित्तीय एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है जिसमें बैंकिंग सेक्टर से जुड़े तमाम मुद्दों पर विमर्श किया गया। आरबीआई का नया प्रस्तावित नियम कहता है कि परियोजनाओं को लागत देने के समय निर्माण के दौरान कुल कर्ज का 5% का समायोजन बैंक के खाते में होना चाहिए। वहीं बैंकों का कहना है कि आरबीआई का नया नियम उनके लिए कर्ज की लागत बढ़ा देगा और इसका असर उनके मुनाफे के स्तर पर भी होने वाला है। नीडा ने निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और प्रस्तावित फिल्म सिटी के नजदीक सन वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपरटेक टाउनशिप की दी गई जमीनों का आवंटन निरस्त किया। एटीएस रियलिटी को 31 जुलाई और ग्रीनवे इंफ्रास्ट्रक्चर को 31 अगस्त तक अपना बकाया चुकाने का समय दिया गया है। इन दोनों डेवलपर पर लंबित बकाया उन पर कुल बकाया राशि का सिर्फ 25% है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर सड़कें अच्छी हालत में नहीं हैं तो राजमार्ग का संचालन करने वाली एजेंसियों को यूजर से टोल नहीं वसूलना चाहिए। नितिन गडकरी ने साथ ही कहा कि आपको उसी जगह पर टोल वसूलना चाहिए जहां आप सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सड़क मुहैया करा रहे हैं। अगर आप गड्ढों और कीचड़ वाली सड़कों पर भी टोल वसूलते हैं तो आपको लोगों की प्रतिक्रिया का भी सामना करना पड़ेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नंदनी दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी का बचाव किया। सीएम ने कहा कि दूध की बढ़ती खरीद के मद्देनजर किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। सिद्धारमैया ने साथ ही कहा कि आधे और 1 लीटर के पैकेट में 50 मिलीलीटर वाले दूध पैकेट की कीमत 2 रुपए 10 पैसे बैठती है और दाम केवल 2 रुपए बढ़ाए हैं। हमने दूध की कीमत नहीं बढ़ाई है। आवर्जन ब्यूरो ने वीजा संबंधित कथित उल्लंघन के एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा है कि जुर्माने के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति, परिचालन और अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विदेशों में रह रहे भारतीयों ने बीते वर्ष यानी कि 2023 में 120 अरब डॉलर स्वदेश भेजे। यह मेक्सिको को उसी अवधि में प्राप्त 66 अरब डॉलर के मुकाबले लगभग 2 गुना आंकड़ा है। कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने कहा है कि कंपनी कानून के तहत शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई अब भी जारी है और फिलहाल इस मामले में अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।
टाटा मोटर्स ने उम्मीद जताई है कि भारतीय यात्री वाहन बाजार वर्ष 2030 तक सालाना 60 लाख इकाई तक पहुंच जाएगा और कंपनी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 18 से 20% करने के लिए नए मॉडल उतारने की तैयारी कर रही है। टाटा मोटर्स के अनुसार वर्ष 2027 तक सख्त कैफे 3 मानदंड लागू करने से इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ेगी, जबकि पारंपरिक पेट्रोल डीजल इंजन वाले वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। स्पेक्ट्रम नीलामी 2 दिन में ही समाप्त हो जाएगी। इनमें सरकार को सिर्फ 1340 करोड़ रुपए ही मिले हैं, जो कि प्रस्तावित 96,238 करोड़ का महज 11.78% ही है। सबसे ज्यादा एयरटेल के 6,857 रुपए का स्पेक्ट्रम खरीदा गया है। स्पेक्ट्रम नीलामी में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने हिस्सा लिया। भारतीय एयरटेल ने ताजा नीलामी में सबसे ज्यादा 6,856.76 करोड़ रुपए में 97 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा, जो कुल बिके रेडियो तरंगों के करीब 60% है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने घोषणा की है कि पेरिस में भारत और चीन सहित द्विपक्षीय ऋणदाताओं के साथ लंबे समय से लंबित 5.8 अरब डॉलर का ऋण पुनर्गठन समझौतों को अंतिम रूप दे दिया गया है। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने इन समझौतों को अनुमोदन के लिए 2 जुलाई को संसद में पेश करेंगे। भारत में श्रीलंका के ऋणदाता देशों के एक समूह के साथ ऋण पुनर्गठन समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि वह दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देने सहित उसकी आर्थिक सुधार का समर्थन करना जारी रखेगा। रूस में यात्री ट्रेन दुर्घटना में 9 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके कारण 70 लोग घायल हो गए। 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन अभी तक किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। रेलवे अधिकारियों की आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों और राहत बचाव दल को घटनास्थल पर भेजा गया है। हताहत यात्रियों की सहायता के लिए उपाय किए जा रहे हैं। सेक्शन पर यातायात को निलंबित कर दिया गया है। भारत ने इटली के समक्ष भारतीय नागरिक सतनाम सिंह की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। विदेश मंत्रालय में प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव मुक्तेश परदेशी ने इटली के विदेश मंत्री लुइगी मार्गिया विग्राली के सामने यह मामला उठाया। मुक्तेश परदेशी ने कहा कि इटली स्थित भारतीय दूतावास सतनाम सिंह के परिवार के साथ वाणिज्य दूतावास संबंधी सहायता और पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए संपर्क में है। इटली की राजधानी रोम में खेतों में काम करते हुए श्रमिक सतनाम सिंह का एक दुर्घटना में उनका हाथ कट गया था। आरोप है कि उनके इलाज में खेत के मालिक ने लापरवाही बरती, जिसके चलते बाद में उनकी मौत हो गई। केन्या में टैक्स का बोझ बढ़ते जाने से प्रदर्शनकारियों ने देश भर में जमकर हिंसक प्रदर्शन किए। इस हिंसा में 23 लोगों की मौत हो गई। वहीं केन्या सरकार ने अपने फैसले से पीछे हटने का फैसला कर लिया। राष्ट्रपति ने टीवी के लिए देश के नाम संबोधन में कहा कि वे वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वित्त विधेयक वापस लिया जाएगा। राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि वह अब केन्या के युवाओं के साथ बातचीत शुरू करेंगे और देश में आय और व्यय के अंतर को पूरा करने के लिए मितव्ययिता पर भी काम करेंगे। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटो को नाटो का नया महासचिव चुना गया। अमेरिका में होने वाले आगामी नाटो शिखर सम्मेलन से पहले वो नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग की जगह लेंगे। नाटो के नए प्रमुख के रूप में चुने जाने के बाद रूटो ने अपने एक्स अकाउंट को साझा करते हुए कहा कि वे इस बात के लिए आभारी हैं कि गठबंधन ने उन्हें चुना। एक्सप्रेस 100 में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। विमान यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए अमेरिका की यातायात सुरक्षा एजेंसी ने भारत के साथ वन स्टॉप पैक्ट करने की आवश्यकता जताई है।
इससे यात्री बार बार की सुरक्षा जांच से बच सकेंगे और आसानी से अपना सफर पूरा कर सकेंगे। वॉशिंगटन में भारत अमेरिका एविएशन समिट को संबोधित करते हुए अमेरिकी यातायात सुरक्षा प्राधिकरण के प्रशासक डेविड पेकोस्क ने कहा कि वन स्टॉप सुरक्षा का प्रावधान दो देशों की सुरक्षा के लिए बहुत ही लाभप्रद है। मॉनसून के कारण पिछले 24 घंटों में नेपाल के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन, बाढ़ और बिजली गिरने की घटनाओं में 20 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार मॉनसून सक्रिय होने के बाद 17 दिनों में 28 लोगों की जान जा चुकी है। दक्षिण अफ्रीका ने T20 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज खेले गए पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के 57 रन का लक्ष्य रखा, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने 8 ओवर और 5 गेंद में हासिल कर मैच जीत लिया। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के लिए मैक्रो जॉनसन और तवरेज शम्सी ने 3-3 विकेट लिए। टीम के लिए मार्करम ने 23 और रेजा हैंड्रिक्स ने 29 रन की पारी खेली। T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार गुरुवार यानी कि आज रात 8 बजे खेला जाएगा। गयाना में होने वाले इस सेमीफाइनल मुकाबले पर बारिश का साया मंडरा रहा है। अगर बारिश होती है तो और मैच रद्द होने की स्थिति में भारत फाइनल में पहुंच सकता है। भारत के यूकी भांबरी और उनके फ्रेंच जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी का मयारका चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय फ्रेंच जोड़ी को अंतिम 8 में अमेरिकी जोड़ी ने हराया। हॉकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। भारतीय हॉकी टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह के हाथ में होगी। PR श्रीजेश और मनप्रीत सिंह चौथी बार ओलंपिक में खेलते हुए नजर आएंगे। टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ी अभिषेक, सुखजीत सिंह, ललित कुमार, मनदीप सिंह, गुरजंट सिंह को जगह मिली है। भारतीय हॉकी टीम में 5 नए खिलाड़ियों को शामिल कर लिया गया। पेरिस ओलंपिक में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में जर्मनप्रीत सिंह, संजय, राजकुमार पाल, अभिषेक और सुखजीत सिंह का नाम शामिल है। बेल्जियम में यूरो कप के अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। यूक्रेन के खिलाफ बुधवार देर रात खेले गया मैच ड्रॉ होने के बाद अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहते हुए बेल्जियम की टीम नॉकआउट दौर में पहुंच गई। यूरो कप में आखिरी ग्रुप दौर में जॉर्जिया ने पुर्तगाल को हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ ही जॉर्जिया ने यूरो कप के अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं पुर्तगाल की टीम पहले ही टीम 16 में प्रवेश कर चुकी है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का वेडिंग कार्ड सामने आ गया। इसकी पहली झलक की काफी चर्चा हो रही है। इसमें भगवान की झलकियां भी देखने को मिल रही हैं। मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी का न्योता देने खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास पहुंचे। इस दौरान अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट भी उनके साथ मौजूद रही। सुरेश गोपी की 250वीं फिल्म वराहम के निर्माताओं ने दिग्गज अभिनेता के जन्मदिन के अवसर पर फिल्म का टीजर जारी किया। सुनल वी देवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सूरज वेंजरामुडू और गौतम वासुदेव मेनन भी होंगे। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म मुंजिया का करोड़ों का कारोबार का सिलसिला तीसरे हफ्ते भी जारी है। 20 दिनों में मुंजिया ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस में 89.38 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। फिल्म 100 करोड़ के बेहद करीब पहुंच चुकी है। सोनी पिक्चर्स ने आधिकारिक तौर पर निर्देशक रॉबर्ट जेमिक्स की बहुप्रतीक्षित फिल्म हियर का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी खुलासा हो चुका है। फिल्म हियर 15 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे इकोनॉमी टुडे मेरे सहयोगी मुकुल शर्मा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।